नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी के समय में जो हमारे इस दुनिया का हाल है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है और वो इस चीज़ की धमकी बहुत दिन से दे रहा है कि मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। उसके लिए उसके अपने कारण हैं, उन दोनों के बीच का अपना टेंशन है। जो भी हो कुछ ये वीडियो बहुत, अगर आपको ये झगड़ा समझ में नहीं आया है कि रूस को यूक्रेन के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही साथ अगर आपको ये जानना है कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे तो क्या होगा, हमारे धरती पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे देश के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के का ये कोई संकेत तो नहीं है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी बहुत सारे उसके मित्र देश खड़े हैं और रूस के साथ भी उसके बहुत सारे मित्र देश खड़े हैं। खास करके चाइना और रसिया, ये दोनों सुपर पावर हैं और इन दोनों का साथ होना एक बहुत बड़ा टेंशन है बाकी दुनिया के लिए, यानी कि यूक्रेन सपोर्टर्स के लिए, अमेरिका सपोर्टर्स के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है क्या हो अगर रसिया यूक्रेन पे हमला कर दे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड गो। 1 लाख से ज्यादा रशिया के सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर खड़े हैं, जबकि हजारों ऐसे सैनिकों को रशिया ने स्टैंड बाय मोड पर रखा हुआ है और जो डिप्लोमेटिक बातें यूएस और नाटो के साथ होने वाली थी वो नहीं हो पाई। तो अब सवाल उठता है कि क्या रशिया सच में यूक्रेन पर हमला करने वाला है, और क्या होगा अगर उसने सच में हमला कर दिया तो। सन 2014 में रशिया ने यूक्रेन का ही हिस्सा रहा क्रीमिया पर हमला किया था और उसे अपने कब्जे में लिया, पर रशिया आज भी इस बात को नकारता है कि उसने हमला करके नहीं बल्कि अपना इंटीग्रल पार्ट बताकर उस पर अपना हक जताया। वो कहता है कि क्रीमिया में रहने वाले लोग हमेशा से ही रशिया में शामिल होने की आवाज उठाते आए हैं और इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन अब पूरी दुनिया को यह डर सता रहा है कि रशिया पूरे यूक्रेन पर ही हमला करके उसे अपने अंदर शामिल करने वाला है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि रशिया जो एक सुपर पावर है, वो क्यों पूरी दुनिया को गुस्से में डालकर अपने ही पड़ोसी देश पर कब्जा करेगा। साथ ही दुनिया को इसके उलट क्या जवाब देना होगा। हमें पता है कि सन 1991 से पहले सोवियत यूनियन में रशिया के कई पड़ोसी देश शामिल हुआ करते थे, लेकिन यूनियन टूटने के बाद उन सभी देशों ने तो वेस्टर्न देशों से हाथ मिला लिया और यहीं से नाटो की भी शुरुआत हुई थी। पर रशिया अब चाहता है कि नाटो जर्मनी से आगे अपना फैलाव ना करे, क्योंकि जितने ज्यादा देश उसे ज्वाइन करते जाएंगे तो उनकी आर्मी और फोर्सेज उतने ज्यादा रशिया के करीब आती जाएगी। अपना दबदबा और देशों में भी दिखाने के लिए रशिया इतिहास में भी कई बार हमले कर चुका है, जिससे बहुत बड़े बड़े नुकसान दुनिया को देखने को मिले। जबकि आज के ज्यादातर यूरोपियन देश बजाय रशिया के वो अमेरिका को अपना क्लोज फ्रेंड मानते हैं। वो नहीं चाहते कि रशिया उनको एक बार फिर से अपनी कठपुतली बनाए और इसी रिश्तेदारी को बढ़ाते हुए यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। जब ये खबर रशिया को पता लगी तो उसने साफ तौर पर बोल दिया कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो वो सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ देगा। ये बात सुनकर नाटो के अधिकारियों ने यूक्रेन को शामिल करने का फैसला पोस्टपोन किया, लेकिन अब वो तारीख नजदीक आई जब फिर से उसे नाटो को ज्वाइन करना था। लेकिन इससे पहले कि वो ज्वाइन करे, रशिया ने अपने सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिए। अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन बिना यूरोपियन देशों के कैसे खुद को बचा पाएगा। बेशक यूक्रेन में रशिया के तीसरे हिस्से जितनी जनसंख्या रहती है, जबकि इसकी आर्मी दुनिया की 22वीं सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है, जबकि रशिया इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। तो हम इस बात से सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध हुआ तो ये मुकाबला एक तरफा रशिया की तरफ होगा। रशिया की जीत यहाँ निश्चित है। रशिया की मिलिट्री में आज के दिन 8.5 लाख फुली ट्रेंड सैनिक मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख। लेकिन सन 2014 में क्रीमिया वाले कांड के बाद यूक्रेन ने अपनी कई और एजेंसीज भी खड़ी की हैं, जो कि एक ही झटके में देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सकती हैं। रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है, जिसमें 4173 लड़ाकू जहाज शामिल हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 318 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। तो बात साफ है कि हवा में भी रशिया यूक्रेन को एक झटके में खा जाएगा। रशिया के पास 739 अटैकिंग एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूक्रेन के पास ये सिर्फ 29 हैं। अगर मिलिट्री को ट्रांसपोर्ट करने की बात करें तो रशिया के पास 445 एयर मोबिलिटी फ्लीट मौजूद हैं, जिससे वो अपनी सेना को कहीं भी इधर उधर तुरंत भेज सकता है, जबकि यूक्रेन के पास ऐसे सिर्फ 32 एयरक्राफ्ट हैं। और मेरे ख्याल से इन 32 एयरक्राफ्ट में तो यूक्रेन की मिलिट्री के बड़े बड़े पदों पर बैठे अफसर भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे।
रशिया के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 34 ऐसे हेलीकॉप्टर ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जमीनी युद्ध की, तो रशिया के पास टैंक्स के जखीरे में 12,000 से ज्यादा टैंक्स मौजूद हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि इन 12,000 टैंक्स में से सिर्फ 6,000 ऐसे टैंक्स हैं जो अभी तुरंत लड़ाई में जा सकते हैं। बाकी बचे टैंकों को काफी ज्यादा मरम्मत की जरूरत है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के पास सिर्फ 2,596 टैंक्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि रशिया अपने जखीरे से पूरे यूक्रेन को उधेड़ सकता है। क्या आपको पता है कि रशिया के पास इन सबसे हटकर 30,122 ऐसे आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं जो किसी भी हालत में कहीं पर भी लड़ाई कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन के पास ऐसे सिर्फ 12,303 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं। इन सभी आंकड़ों को सुनने के बाद आपके सामने एक चित्र तो साफ हो गया होगा कि यहाँ यूक्रेन और रशिया का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रशिया ने हमला किया तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना छिड़ जाए, रशिया कभी अपनी पूरी ताकत यूक्रेन के ऊपर नहीं लगाएगा, क्योंकि रशिया का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर सारी ताकत यूक्रेन पर लगा दी तो रशिया का बाकी का बॉर्डर कौन संभालेगा, क्योंकि नाटो के और भी देश रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर वहां से उसने अपनी सेना हटाई तो पॉसिबली यूरोपियन देशों के साथ साथ अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन के लिए सिर्फ अपनी आधी ताकत का ही इस्तेमाल करेगा। शुरुआत में यूक्रेन पर हमला करने के लिए सिर्फ 1.5 लाख से 2 लाख रशियन सैनिक इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि यूक्रेन अपनी पूरी ताकत इस हमले के खिलाफ लगाएगा। हमें पता है कि बेलारूस रशिया का बहुत बड़ा एलाई माना जाता है, इसलिए यूक्रेन को मजबूरन अपनी फोर्सेस देश के नॉर्दर्न हिस्से में भी बचाकर रखनी होगी। अगर वहां से फोर्स हटी तो हो ना हो रशिया जरूर बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। क्षेत्र ज्यादा बड़ा होने की वजह से रशिया की फोर्स को दूर दूर से बुलाया जाएगा, जबकि यूक्रेन की फोर्स तो अपने बॉर्डर पर ही बैठी हुई है। रशिया ये शुरुआत से बोलता आया है कि बेशक यूक्रेन हमसे अलग है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोग आज भी रशिया से जुड़ने के लिए बेताब हैं। बदकिस्मती से यूक्रेन के पास जो लड़ाकू जहाज मौजूद हैं वो सारे कोल्ड वॉर के जमाने के हैं, जबकि रशिया के पास बेहद आधुनिक इन्वेंट्री हमने देखी है, जिससे रशिया अपनी अगर 20 से 30% एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करे तो भी वो आसानी से इस हमले में जीत जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है, रशिया के पास गिनती में तो टैंक्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यूक्रेन के पास जो टैंक्स हैं वो रशिया से ज्यादा घातक हैं, क्योंकि सन 2010 में जब इस हमले का आघात यूक्रेन को हुआ था तो उसने अपने कोल्ड वॉर के जमाने के T-64S टैंक को अपग्रेड किया था, जबकि रशिया के पास वही T-72 टैंक्स मौजूद हैं। अपग्रेड होने के बाद यूक्रेन के टैंक्स को T-64BM बुलाट का नाम दिया गया, जो रशिया वालों से बहुत ज्यादा घातक हैं। यूक्रेन के पास ऐसी 2 फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो उसके टैंक्स को अपग्रेड करने का काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों फैक्ट्री सिर्फ 300 T-64 टैंक्स को ही अपग्रेड कर पाई हैं। चाहे यूक्रेन कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, पर रशिया की एयरफोर्स उसे कहीं से भी नहीं टिकने देगी। और मेरे ख्याल से अगर युद्ध हुआ तो इस युद्ध के शुरुआती दिनों में हो ना हो रशिया यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक्स करके ही काम चलाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा में रशिया के पास बहुत सारी रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा में ही किसी भी हमले को रोक सकती हैं। ये अपनी जगह पर मौजूद रहते हुए यूक्रेन के डिफेंसिव रडार को तहस नहस कर सकती हैं, पूरे यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी यूक्रेन में फैला सकती हैं जो रशिया चाहेगा, और इसका एक बहुत ताजा तरीन सबूत रशिया यूक्रेन को हाल ही में दे चुका है, जब अभी कुछ दिनों पहले ही बॉर्डर पर मौजूद यूक्रेन के सैनिकों के मोबाइल पर रशिया की तरफ से स्पूफ मैसेजेस भेजे गए, जबकि यूक्रेन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि इस युद्ध में रशिया यूक्रेन को क्लीन चिट कर सकता है। तो अब बात सिर्फ यहाँ युद्ध जीतने की नहीं है, बल्कि रशिया मानता है कि क्रीमिया को आजाद हुए आज 8 साल हो चुके हैं और यहाँ आजादी पूरा यूक्रेन चाहता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार जब यूक्रेन के लोगों से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें पश्चिमी देशों पर थोड़ा बहुत विश्वास जरूर है, और वो उन्हें ऐसे ही लावारिस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाकी के नाटो मेंबर्स चाहते हैं कि ये देश भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि नाटो का मतलब है कि अगर इस संगठन से जुड़े किसी भी देश पर अगर कोई बाहरी ताकत हमला करती है तो उसे पूरे नाटो संगठन पर ही हमला माना जाएगा। यूक्रेन की सेनाएं रशिया को दिखा चुकी है कि वो अब 2014 वाली यूक्रेन की सेना नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात अभी दिख रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि समय समय में यूक्रेन टूट कर रशिया का हिस्सा बनता जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन पर हमला होने से कोई देश उसकी मदद करने आएगा? तो जवाब है हाँ। अमेरिका अभी तक कुल टोटल $2.5 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, और वो भी यूक्रेन की आर्मी में। और अभी $200 मिलियन तो हाल ही में अमेरिका द्वारा
दिसंबर 2021 में यूक्रेन की मिलिट्री को दिए गए। इस पैसे से यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल, काउंटर आर्टिलरी रडार सिस्टम, पेट्रोल बोट, छोटे बड़े हथियार और कई लाख गोलियां खरीदी। और आज तक जो यूक्रेन की सेना ने तरक्की की, उस तरक्की में 90% हकदार अमेरिका है। कमाल की बात यह है कि यूक्रेन के पास अब जावलिन एंटी टैंक मिसाइल पहुंच चुकी है, जो दूर बैठे ही रशिया के किसी भी टैंक को बीच रास्ते में ही उड़ा सकती है। जबकि हवा के लिए यूक्रेन के पास अब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस वेपन भी आ चुके हैं, जो रशिया के लिए एक छोटी मोटी सिरदर्दी बन सकते हैं। इनसे लड़ना रशिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। और जैसा कि अफगानिस्तान में भी हुआ था, रशिया को वहां भी यूएस के एयर डिफेंस वेपन्स द्वारा तगड़ा नुकसान पहुंचा था। इसी वजह से यहाँ भी वही हालात पैदा हो सकते हैं। और क्या आपको पता है कि अमेरिका ने अपनी एक नेशनल गार्ड फोर्स की टुकड़ी को वेस्टर्न यूक्रेन में तैनात भी कर दिया है, और वो टुकड़ी आज यूक्रेन के आम सैनिकों को तैयार कर रही है। वो सबसे पहले इन्हें ये सिखा रही है कि इन आधुनिक एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी तक कोई डायरेक्ट मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को नहीं दी गई है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर वहाँ युद्ध हुआ तो वहाँ के हालात कैसे होंगे। तो सबसे पहले दबाव यूक्रेन पर रशिया के साथ लगते बॉर्डर से लगाया जाएगा। ये तनाव या फिर ये हमला तकरीबन 2 दिनों तक चल सकता है। इसमें मुख्य रूप से रशिया की एयरफोर्स अपने नजारे दिखाएगी, जबकि दूर रखे रशिया में एंटी टैंक मिसाइल्स वहीं बैठे बैठे यूक्रेन में मौजूद टैंक्स को उड़ा देगी। इसके बाद शुरू होगा रशिया की तरफ से टैंक्स का हमला, जो कि सीधे तौर पर पूर्वी यूक्रेन से किया जाएगा, जबकि उसके ऊपर ही रशिया के एयरफोर्स मंडराती हुई आपको दिख जाएगी। बात यहाँ सीधी सी है कि रशिया यूक्रेन को जितनी ज्यादा जगह हो सके उतनी ज्यादा जगह से घेरना चाहता है। इसके अलावा जब एयरफोर्स और आर्मी अपना कमाल दिखा रहे हैं, तो वहाँ नेवी पीछे कैसे रहेगी। जी हाँ, ये थोड़ा रशिया के लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन हो ना हो रशिया क्रीमिया में रहते हुए अपनी नेवी का इस्तेमाल जरूर करेगा। जी हाँ, रशिया की ब्लैक सी नेवल फोर्स ने सन 2014 में अपना बहुत तगड़ा कमाल दिखाया था। बेशक क्रीमिया में रहते हुए नेवी से हमला करवाना कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रशिया का ये हमला सफल हो जाता है तो रशिया एक ही झटके में यूक्रेन के 70% भाग पर अपना कब्जा कर लेगा। इसके अलावा बेलारूस में भी रशिया ने अपने कई बेस बनाए हैं, लेकिन वहां से हमले करने के लिए पहले रशिया को अपने युद्ध के सामान को बेलारूस तक पहुंचाना होगा। बात साफ है कि इतना सब कुछ देखकर यूक्रेन कुछ भी नहीं कर पाएगा। बेशक रशिया के इस बर्ताव के लिए पूरी दुनिया उससे खफा है, लेकिन रशिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं, लेकिन उन पाबंदियों की भी एक लिमिट है और उससे ऊपर रशिया अब जा चुका है। लेकिन एक बात जो पक्की है वो ये कि अमेरिका यूक्रेन की सपोर्ट में खुलकर सामने आया है, और जो यूक्रेन का जो फ्यूचर होगा वही यूरोप का भी फ्यूचर बनेगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आशुतोष सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें, और आपको रशिया और यूक्रेन के बारे में क्या राय अपनी देनी है वो मुझसे जरूर डिस्कस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए, सीधी सी बात है कि यूक्रेन पहले रसिया का पार्ट था, और अभी मतलब कि लगभग मुझे लगता है कि 15 साल पहले यूक्रेन अलग हुआ था, और यूक्रेन अलग हुआ उसमें से भी यूक्रेन का जो एक पार्ट है उसे लगभग 8 साल पहले रसिया ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, और वो आज जो जिसे क्रीमिया बोलते हैं वो आज रूस का पार्ट है। दोनों के बीच में जो मुद्दा ये है कि जो यूएनओ है और जो उनका संगठन है यूरोपीय देशों का, उसका पार्ट इसे यूक्रेन को रसिया नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे फिर अमेरिका का दबदबा आ जाएगा, और रूस और अमेरिका के बीच की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, जानकारी आपको नहीं मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आज मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। मैं इस तरह के वीडियो डेली लाता रहता हूं, और आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोस में से किसी भी वीडियो पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का शॉर्टकट बटन ये है, मिस्टर ETC पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।